गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेंसस। हाँ, जनगणना। और इंडिया में जनगणना की चर्चा तो अक्सर होती रहती है। अभी बिहार चुनाव में बहुत ज्यादा इसका चर्चा हो रहा था, जातिगत जनगणना और अनदर जगह पे बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन जनगणना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम्स में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन 4-5 आते हैं। देखिए, आप एक एक चैप्टर जो पढ़ रहे हो ना, तो हर चैप्टर का 4-5 क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन ही आना है, 4-5 क्वेश्चन ही आना है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर का 100 नंबर का क्वेश्चन आना है। इसीलिए हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं, हर चैप्टर को टच कर रहे हैं। अभी तक आप लोग बहुत चीज को तो कर चुके, जैसे पुरस्कार पढ़ लिए, मित्र पढ़ लिए, मंदिर पढ़ लिए, टेम्पल पढ़ लिए, डांस पढ़ लिए, बहुत सारी चीज हो चुकी। हाँ। अब एक है जनगणना। तो जनगणना क्या है? हाँ। तो दुनिया के किसी भी देश में वहां के लोगों के बारे में, वहां के लोगों की स्थितियों के बारे में, उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, लैंगिक, सामाजिक, जातिगत, धार्मिक, इन सबों की जो जनगणना काउंटिंग की जाती है, जनगणना की जाती है। और वो इसलिए की जाती है कि उस देश के विकास का मापदंड तय किया जा सके। आपके पास अगर डाटा ना हो कि एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स मैक्सिमम, तो आप कैसे एग्जाम दोगे? एक डाटा होना चाहिए। हाँ। तो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए एक डाटा जो है वो कंपल्सरी। ये विकास और यूनाइटेड नेशन ने भी ये कहा कि 10 साल में हर देश को अपना जनगणना कराना चाहिए। और ये भारत का ही रोल मॉडल, क्योंकि भारत लगातार 10 साल पर जनगणना करवाते रहा है, संयुक्त राष्ट्र के स्थापना से पहले से। और इसको इवन ने फॉलो किया है। ये अलग बात है कि किसी कारणवश, आई थिंक कोविड-19 की वजह से 2021 में हम लोग जनगणना अपना नहीं करा सकते। 11 के बाद जनगणना नहीं हुआ। 11 के बाद नहीं हुआ है। 21 में ड्यू टू रीजन कोविड के चलते नहीं हो सका। तो जनगणना का अर्थ क्या है तो पता चल गया। हाँ। अब है कि ये क्या होता है, तो ये एक सांख्यिकीय प्रक्रिया। स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं ना? इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स पढ़े होंगे आप लोग, 11th में ही था। तो ये सांख्यिकीय प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पे सब कुछ संख्या पे आधारित, उसका हाँ, काउंटिंग होगा। तो इसको बोलते हैं स्टैटिकल ऑपरेशन। यहाँ पे डाटा का खेल है। और इंडिया में होता है प्रति 10 वर्ष, ठीक। और यूएन ने भी कहा है कि हर देश को 10 वर्ष पे जनगणना कराना चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यूएन ने कितने वर्षों पर जनगणना कराने का सुझाव दिया है? 10 वर्ष। 10 वर्ष। भारत में कितने वर्षों पर होता है? 10 वर्ष। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। जनगणना का सिस्टम क्या है, प्रक्रिया क्या है? आप लिख सकते हो स्टैटिकल ऑपरेशन, सांख्यिकीय प्रक्रिया। सांख्यिकीय प्रक्रिया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं। अब चलते हैं इसके इतिहास की तरफ। तो भारत में सबसे पहले 1865 से लेकर 1872 तक एक सेंसस कराया गया, जिसको बुलाया जाता है नॉन सेक्रोनस सेंसस, यानी कि ये अनौपचारिक गणना थी, इनफॉर्मल। ये फॉर्मली सरकारी डाटा नहीं था। ये मतलब ऐसा नहीं होता है कि सानिया जी के पीठ पीछे इनके बारे में डाटा कलेक्ट किया। तो ये पब्लिक को ऑफिशियल डाटा पब्लिक से नहीं लिया गया, इनफॉर्मल तरीके से लिया गया। इसीलिए इसको कहा जाता है कि अनौपचारिक गणना, यानी कि ये गैर समान गणना थी। यानी कि गैर समान गणना मतलब कि पूरे इंडिया में नहीं कराई गई, कुछ प्रांतों में कराई, ठीक। तो ये अनऑफिशियल भी थी और गैर समान भी थी, मतलब इक्वल भी नहीं थी। मान लो अगर मेरे पास आप लोग कितने बच्चे हैं, तो हम सिर्फ सानिया का या सिर्फ संजू का या सिर्फ प्रिया का कराएंगे तो इक्वलिटी नहीं होगा। डाटा कलेक्ट इंटरव्यूज कराएंगे और ये ऑफिशियल भी नहीं होगा। अगर हम ऑफिशियल बोले कि संजू का हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो सानिया जी बोलेंगे ना कि सर मेरा क्यों नहीं, प्रिया जी बोलेंगे मेरा क्यों नहीं, और बच्चे बोलेंगे मेरा क्यों नहीं। तो ये अनऑफिशियल भी होगा और ऑफिशियल भी। अनऑफिशियल होगा, ऑफिशियल होगा, अनऑफिशियल। ये अनऑफिशियल होगा। और इसको बोलते हैं गैर समानता। तो पहला जो हुआ था कब हुआ था? 1865 से 72 तक करवाया किसने? अंग्रेजों ने। और ये क्या कराया? अनऑफिशियल तरीके से कराया, ठीक है। भारत में फर्स्ट ऑफिशियल
सेंसस कब हुआ? तो ये होता है 1881, 1881। और ये समान रूप से कराया गया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में कराया। ठीक है। तो पहला सेंसस कराने का, जनगणना कराने का क्रेडिट किसको जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में जनगणना पहली बार कब हुई? 1881। जनगणना कब? 65 से 72। जनगणना ब्रिटिश के शासन काल में हुआ। 1865 से 72 तक हुआ ये जनगणना था। लेकिन आधिकारिक जनगणना की बात जब आएगी, ऑफिशियल जनगणना की अच्छा, बात आएगी, official- औपचारिक जनगणना की बात आएगी, या समान जनगणना की बात आएगी, तो 1851। 1881। यानी कि ये जो है ऑथराइज है, ये अनऑथराइज था। ठीक है, समझ गया। क्लियर है? उसके बाद 10 साल से लगातार चलते रहा। 1881 के बाद 10 साल पे ही जनगणना होते रहा। 1891, फिर 1901, 1911, 1921, 1931। 1941। उसके बाद 1941 में जनगणना हुआ। 1941 में भी जनगणना हुआ, लेकिन ड्यू टू रीजन वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो ये सीमित हुआ। इसकी एक लिमिटेशन थी, मतलब हर एक 8-10 साल पे जो हुआ वो तो बृहत हुआ। तो आपसे पूछेगा कि सीमित जनगणना कब हुआ भारत में? तो ड्यू टू रीजन वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, जिससे विश्व युद्ध के कारण वो सीमित तरीके से हुआ 1941 में। 1941 सीमित तरह से किया गया। हाँ, लिमिट तरीके से, बहुत ज्यादा नहीं किया। जैसे कोविड में भी नहीं हो पाया, तो ऐसे ही इंडिया में 2 बार जनसंख्या जो है जिसमें स्कूल आए, एक 1921 और 2021 और एक 1941। तो 1941 में क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार के चलते क्या हुआ? सीमित जनगणना। सीमित जनगणना हुआ। क्लियर है? हाँ। अब उसके बाद भारत आजाद हुआ अगले 10 साल बाद। हाँ। 41 में काउंट होता है। तो स्वतंत्र भारत का जनगणना पहली बार कब हुआ? 1951 में। हाँ, यहाँ पे +10 करना है, तो बहुत ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं। 51 में हुआ। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई 1951 में। और उसके बाद 2011 में जो जनगणना हुई है वो सबसे ताजी जनगणना है, सबसे नवीनतम जनगणना है, और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी, और भारत की 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की हो गई, यानी कि 1881 से लेके जो अब तक जितने भारत में जनगणना हो गया है, जितने सेंसस हुए हैं, वो 15 बार वो हुआ। 15वां था। लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद 7 बार हुआ। 51 से लेके यहाँ तक 7वां। ठीक है, यानी कि अभी जो होगा आगे जनगणना 16वां और 8वां होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं कि 2021 का, तो मैंने आपको बताया कि कोविड-19 की वजह से अभी तक नहीं हुआ। अभी जनगणना होता कैसे? तो जनगणना होने का पहला चीज है कि लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क होगा, एक कानूनी और प्रशासनिक ढांचा बनाया जाएगा। ठीक है, क्या क्या बनता है? तो सबसे पहले एक सेंसस एक्ट है, जनगणना अधिनियम है। तो ये सेंसस एक्ट कब आया? तो 1948। जनगणना अधिनियम कब आया? 1948, आजादी के जस्ट बाद। और इसके अंतर्गत ये जनगणना कराई जाती है। इसमें होता क्या है? तो इस अधिनियम के तहत जो भी अधिकारी होते हैं, इनको डेटा कलेक्शन और संग्रहण, डाटा कलेक्ट करना और उसको जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। किसको दी जाती है? कंसर्न अधिकारियों को, कंसर्न ऑफिसर को ये डाटा कलेक्शन का जिम्मा देते हैं और उनको सेव करने की जिम्मा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? तो रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसका हेड जो होता है वो होता है RGI। जनगणना का हेड कौन होता है? RGI, यानी कि रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। क्लियर है? और ये काम किसके अंदर में करता है? तो अंडर वर्क फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये जनगणना का काम किस मंत्रालय के अंदर होता है? गृह मंत्रालय। मान इंडिया में जनगणना होगा तो वहां गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो उनके मंत्रालय के अंदर, ठीक है, होम मिनिस्टर के अंदर होता है। होम अफेयर्स। हाँ, तो अंडर वर्क फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय। क्लियर है? और इसका चीफ कौन होगा? जनगणना का चीफ अधिकारी RGI का फुल फॉर्म रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी कि जनगणना आयुक्त ऑफ इंडिया। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा प्रोसेस ऑफ सेंसस
जनगणना करने का प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया में सबसे पहले है प्रिलिमिनरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज, प्राथमिक चरण, पहला चरण। जैसे यूपीएससी का देखो ना, पहले प्रीलिम्स निकालना होता है ना, हाँ। तो प्राथमिक चरण होता है। तो पहले इसकी तैयारी की जाएगी प्रिलिमिनरी स्टेज में। क्या किया जाएगा? तो एक क्वेश्चन तैयार किया जाएगा कि किस जनगणना करने आपके घर में कोई आएगी या आएगा तो आपसे क्या पूछे। तो पहले क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, नाम, पिता का नाम, मम्मी का नाम, परिवार में कितने लोग हैं, आपके घर में कितने कंप्यूटर है, कितने टीवी हैं, कितने बीवी हैं, कितने स्कूटर है, कितने क्या है, आपके घर में नौकरी वाले कितने हैं, आपका प्रतिदिन इनकम कितना है, आपके घर पढ़े लिखे कितने हैं, पढ़े लिखे तो ग्रेजुएट कौन है, नॉन ग्रेजुएट कौन है, टोटल डाटा लेगा। आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, टोटल फॉर्मेट आएगा। तो ये पहले फॉर्मेट बनाना होगा। तो सबसे पहले काम क्या है कि प्रिलिमिनरी स्टेज में प्रश्नावली का निर्माण करेगा, एक क्वेश्चनर बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा कि अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देगा कि आपको जाना है तो उनके क्या कैसे काम करना है। हमारा ट्रेनिंग नहीं मिला, गए सानिया निकल के बोलेगी जाइए, हमको टाइम नहीं, हम नहीं भरेंगे। तो अधिकारी गुस्सा आएगा, बोलेगा कि ठीक हो, नहीं भर पूछो, हम भी जाए। तो क्या है, मतलब छूट गया वहाँ। वो छूट गया तो सरकार को डाटा कम मिला ना। हाँ। ये डाटा सरकार को लेना है, कलेक्ट पूरा नहीं हो पाया। तो इसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे नक्शा बनाया जाएगा, क्षेत्र एरिया बनाया तो जाएगा। सर जनगणना करने के लिए डोर टू डोर जाना पड़ता है ना? हाँ, डोर टू डोर आपके घर जाकर डाटा कलेक्ट करेगा। तो एक नक्शा बनेगा, मैप बनेगा कि भाई किस एरिया का जिम्मा किसको मिलेगा, एक एरिया डिवाइड होगा। तो ऐसे करके ये चले। ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, हाउस लिस्टिंग या हाउस सेंसर। तो जितने घर हैं, यानी कि सभी भवन, सरकारी, निजी, प्राइवेट, किराए वाले, झोपड़ी वाले, पक्के वाले, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 5 तल्ला, जो भी हैं, फ्लैट, आजकल तो फ्लैट का सिस्टम है ना कि एक बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे फ्लैट हैं। हाँ। तो सबका पहले काउंटिंग करेगा, पहले बिल्डिंग का काउंटिंग करेगा। आपसे पहले आपके घरों की गणना की जाए, हाउस की गणना की जाए। तो पहला काम है कि पहले घरों की गणना की जाए कि भारत में कितने मकान हैं, कितने मकान 2 तल्ले हैं, कितने 5 तल्ले हैं, कितने 1 तल्ले हैं, कितने झोपड़पट्टी। जब आपके पास डाटा होता है ना, वहां अपने स्टाफ को भेजिए। तो पहले भवनों की सूची बनाई जाएगी, उसके बाद मूलभूत सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी कि कहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, कहाँ स्कूल है, कहाँ हॉस्पिटल है, ठीक है, सब कुछ, हेल्थ, एजुकेशन, सिंचाई, सड़क, पानी, जो भी है सबकी डाटा कलेक्ट की जाएगी। मतलब सेंसस में सिर्फ जनगणना नहीं होता, जन की गणना नहीं होती है, जन से जुड़े हर चीज की गणना होती है। कितने स्कूल हैं, कितने एयरपोर्ट हैं, कितने रेलवे स्टेशन है, कितने रेल हैं, कितने बस हैं, कितने बाइक हैं, कितने व्हीकल हैं, सबकी डाटा कलेक्ट, कितने सड़क हैं, कितने सड़क अच्छे हैं, कितने सड़क गिरे हुए हैं, ये सब कम किया जाए ताकि सरकार को पता चले कि हम आगे क्या करना है। तो सेकेंड स्टेज में हो गया हाउस लिस्टिंग या हाउस सेंसर, घरों की सूची बनाना या उसका जनगणना करना, और उसके अंदर मूलभूत समस्या की जानकारी और सभी भवनों की सूची बनाई जाएगी। ठीक है। तीसरा है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, यानी कि जनगणना अब शुरू होता है थर्ड चरण में। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, तो आपका नाम क्या है, नाम, आयु, आपकी उम्र क्या है, आप किस लिंग से आते हो, आप किस जाति से आते हो, आप किस धर्म से आते हो, आप किस भाषा से आते हो, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपका व्यवसाय क्या है, शादी हुआ है कि नहीं, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है, ब्याह हुआ है तो कै गो ब्याह हुआ है, ये बच्चा है भी, बाल बच्चा कै गो है, रेना कै गो है, रेनाइन कै गो है, सब में पूछा जाएगा। ब्याह मान ले कर लिया, ब्याह करने के बाद तो करेगा होगा, रेनाइन होगा, उसका भी डाटा देना होगा। अच्छा, हाँ कि हाँ ये घटना बच्चा है कितना, अरे देना पड़ता है। हाँ। ये बोल रहे तो देना पड़ेगा। हाँ। तो ये हो गया जनगणना, जनसंख्या का गणना इसको। हाँ, जनसंख्या का क्या गया। अब चौथा पार्ट क्या होगा, डाटा, तो डाटा प्रोसेसिंग एंड पब्लिकेशन। तो डाटा को प्रोसेस करके उसको प्रकाशित किया जाएगा। तो डिजिटल डाटा एंट्री होगा, उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट किया जाए। मैंने ऐसा नहीं है कि कुछ हर जगह दे देगा और ले लेगा, उसका वेरिफिकेशन बैकग्राउंड होगा और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनेगी और रिपोर्ट सबमिट होगी। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं जनगणना करने में। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ओके। अब आते हैं कि फीचर्स ऑफ कास्ट सेंसस, सॉरी कास्ट सेंसस माफ कीजिएगा, की फीचर्स ऑफ सेंसस 2011
2011, यानी कि 2011 में जो जनगणना हुआ उसके मुख्य बिंदु क्या है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। आप कोई एग्जाम उठा के देख लो, क्या हाँ होगा? हाँ नहीं कुछ नहीं। तो 2011 का जनगणना से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है, क्योंकि लास्ट जनगणना वही हुआ था। 90% क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं आपके 2011 कंपनी में, 2011 से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। 12th में कॉम्पिटिटिव में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पीजी में, जिस एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2011 से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। क्योंकि वही ना इसकी संभावना 90% है, क्या ही और 10% में इधर वाला है कि पहली बार का हुआ, दूसरी बार का हुआ, ये बात कितना बार हो चुका है। ये इसके पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। ये वाला जो वीवीआई हो जाता है आपके लिए। तो सबसे पहले कि 2011 के अनुसार भारत की संख्या कितनी थी, तो लगभग 121.8 करोड़। ठीक है, 121.8 करोड़, यानी कि अप्रोक्स 122 करोड़। हाँ करंट टाइम में वो 144 करोड़ 143 करोड़ क्रॉस कर गया। आज हम लोग दुनिया के टॉप पे है, हम लोग विश्व गुरु बन चुके हैं। ठीक है, जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या प्रोडक्शन के मामले में हम लोग प्रोडक्शन हब बना दिए हैं हमने। दूसरी बात को फिर पूछी जाएगी, लिंगानुपात, मेल फीमेल रेशियो, लिंगानुपात। हाँ कि तो 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष उस समय थे, और अभी तो 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं उस समय थी, यानी कि इसको बोलते हैं लिंगानुपात। तो कुल मिला के 57 लोग का महिला 1943 और पुरुष 1000। जब भी रेशियो निकाला जाता है, लिंगानुपात निकाला जाता है, तो 1000 प्रति व्यक्ति में निकाला जाता है। मतलब 57 लोग बचते हैं, उन लोग का कोई साधु बन गया, कोई शादी नहीं, कैसे ना होता होगा सर, क्योंकि लड़की तो थी नहीं उसके हिसाब से। क्या है, कोई लड़की चारों शादी नहीं कर सकती है। आगे बढ़, आपका ये क्वेश्चन है कि जिनका 53 बच्चे 53 पुरुष जो है, 57 लोग जो बचे, 57 है, 53 जो भी अब नंबर है, उनकी शादी नहीं होती। तो देखिए उसमें 2-3 चीजें हैं, कहाँ से लाएंगे। 100 अफ्रीका में देखिए कुछ है कि थाईलैंड यहाँ के मेल्स को फ्री सीट दे के रखा है थाईलैंड, तो वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट के लिए इंडियंस मेल ही चाहिए होते हैं। मैं उसको मेल चाहिए हुआ होता है, वहाँ का मेल से पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट नहीं होता। तो यहाँ के पुरुषों के लिए तो अपने दरवाजा खोल रखा है, कुछ पुरुष थाईलैंड चले हैं। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, एक लड़के 4-4, 5-5 पत्नियां रख रही, पति रख रहे हैं। आप द्रौपदी को देख लो ना, 5 पति थे उनके। अकबर को देख लीजिए, उनके 100 पत्नियां, अकबर को देख लीजिए। नहीं, ये तो पत्नी यहाँ पे जो क्वेश्चन उससे तो उल्टा हो जाएगा ना। तो आजकल के मतलब बहुत सारे गर्ल्स जिनको हम पढ़ाए हैं, हम उनको जानते हैं, वो एक साथ 5-5, 10 लड़कों को हैंडल करते हैं। मोस्ट एडवांस गर्ल्स दिस वर्ल्ड, कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन महिलाओं की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता। किसको देख के बोल रहे हैं सर, कैमरा में का? हाँ, देखिए जो सच है वो किसी को देख के बोला जा सकता है। और वही रह भाई, सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिंगानुपात के बाद हो गया है एजुकेशन रेशियो। तो साक्षरता दर 2011 के अनुसार 74.4% था। ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो 74.4% ओवरऑल था, और इसमें 82.14 पुरुष और महिलाओं की जो साक्षरता दर थी वो 65.46 थी। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में जो भी हमारे यहाँ सेंसस होगा उसमें ये उलट भी सकता है। आजकल महिलाएं ज्यादा पढ़ रही हैं, हर चीज में आगे जा रही हैं। मतलब वैसे तो ये नहीं कि शादी में या बॉयफ्रेंड बनाने में या अन्य चक्रों में ही आगे हैं। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, चीज में, बहुत सारी लड़कियां जो है जो हर जगह चिंता कर रही है। अभी अब एग्जाम्पल ले लो ना कि इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी जेएनयू है, वहाँ प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट कौन बनी? महिला। इस हिसाब मिश्रा लड़की। आप पलामू में हो, पलामू का डीसी कौन है? महिला। एसपी कौन है? महिला। एसपीओ कौन है? महिला। झारखंड के डीजीपी कौन है? महिला। भारत के राष्ट्रपति कौन है? महिला। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? महिला। पहला विकास मंत्रालय। तो कहने का मतलब है कि आज की महिलाएं आगे बढ़ हर सेक्टर में। यूपीएससी टॉपर कौन? वर्ल्ड कप कौन जीता? गेम में भी जा सकते हैं आप लोग, खेल में चले जाइए तो वर्ल्ड कप विनर। तो अब ये इंडियन वुमेन जो है
लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, किनारे के साथ आगे बढ़ रही है और काफी तेज गति से आगे। जमाने में गया। तो कहने का मतलब है कि अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो है 31.16%, 31.16% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, और रूरल पॉपुलेशन जो है वो है 68.84%। इसीलिए भारत अभी भी गांवों का देश है। इसीलिए तो बोला। हाँ, और घनत्व की बात की जाए तो 2011 तक प्रति वर्ग किलोमीटर 382 लोग निवास करते थे, 382 पीपल्स। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते थे? 382 लोग। 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में। वर्ग किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। वर्ग किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2011 लेटेस्ट। ये तो अगर इसको याद कर लेते हो ना, ये बस ये डाटा याद कर लेते हो ना, तो हमको लगता है कि 90% इसी डाटा से आता है। बाकी 10 होता है। अब बाकी जो इतना लंबा चौड़ा पड़े, ये मात्र 10% का कहानी, 90% खेला यहाँ पे। 121 करोड़। अब आते हैं कि 2021 में जो प्रस्ताव था जनसंख्या का, या 2021 के बाद जब भी होगा, तो इसका प्रस्ताव था कि अब डिजिटल सेंसस हो भारत में। कैसा जनगणना होगा? डिजिटल तरीके से होगा। अब डिजिटल तरीके से होगा तो कैसे होगा? तो पहली बार डिजिटल सेंसस जब होगा तो मोबाइल ऐप और सेल्फ एनुमरेशन के द्वारा होगा, यानी कि आपको एक ऐप प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको खुद भी आप उसमें अपना डाटा जमा कर सकते हैं। तो भारत में पहली बार होने वाला है। इसका आधार क्या होगा? तो इसका आधार होगा NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो NPR, तो इसका बेस बनाया जाएगा एक NPR, और उसी में सब कुछ कलेक्ट होगा। और ये कैसा होगा? तो क्लाउड आधारित होगा, ताकि डेटा में पारदर्शिता रखे, एक से लोग बार बार रिपीट ना कर सके। तो क्लाउड बेस्ड होगा, इस पे क्लाउड आधारित होगा, डेटा में पारदर्शिता होगी, और इससे क्या होगा कि लागत में कमी आएगी। घर घर जाके लोग काम करते हैं तो उसमें खर्चा तो बैठता है। अब सेल्फ फॉर्म भरने का आपके पास होगा डिजिटल तरीके से, तो आप घर में बैठे बैठे कर लोगे, आपको कोई डाटा नहीं, कहीं भी रहोगे अपना डाटा दे सकते हो सकता है कि घर में आपका वो जनगणना वाले भैया या दीदी गए और आप घर में नहीं, जॉब पे गए हो, ससुराल गए हो, मायके गई हो, तो फिर उनका छूट जाएगा। लेकिन अभी डिजिटल हो जाने के बाद तो खतरा भी कम हो जाएगा, घर से ही लोग कर लो। हाँ, तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसर, तो इसका विशेषता क्या है, जनगणना से की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, क्या विशेषता है, इसके क्या फायदे हैं। ठीक है, तो जनगणना की विशेषता है कि सबसे पहले है कि पॉलिसी फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है। सरकार जब नीतियों का निर्माण करती है, पॉलिसी फॉर्मेशन करती है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जॉब हो, नौकरी हो, बेरोजगारी हो, कोई भी चीज हो, सड़क निर्माण हो, तो सब चीज का डाटा अगर सरकार के पास रहेगा तो मान जाएगा घर में पता है कि 5 लोग हैं तो खाना 5 लोग का बनाओ। लेकिन आप खाना 5 लोग का बनाया, 50 लोग घर में है, तब क्या होगा? खाना नहीं खुलेगा। तो डाटा आपके पास होना चाहिए ना। या 50 लोग हैं, 50 का खाना बना दिया, 5 लोग घर में है, तो खाना बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार के जो पॉलिसी फॉर्मेशन का नीतिगत निर्माण है, उसके लिए सेंसस जो है बहुत जरूरी है। दूसरा है संसाधन वितरण, तो रिसोर्स का जो एलोकेशन किया जाता है वो किसको देना है ये पता होना चाहिए। कितने लोग BPL में हैं, कितने लोग ठीक ठाक कंडीशन में हैं, मिडिल क्लास में हैं, तो किस चीज पर किसको देना चाहिए। जब तक डाटा नहीं रहेगा कैसे होगा? पता चला कि कमरे से मीठा नहीं खाते हैं और आप उनके घर जाकर तीखा को खिला दिए। मीठा नहीं खाते तो कितना ना खाएंगे। मैं तो कहने का मतलब कि तीखा नहीं खाते हैं और मिर्ची वाला चीज खिला दिए तो खाएंगे नहीं ना। तो इसके लिए क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन करना पड़ेगा। कौन किसका चॉइस क्या है, किसको नीड क्या है। चॉइस तो अलग होता है, नीड क्या है, सरकार तो नीड देखती है। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान, तो इसमें ही संवैधानिक प्रावधान होगा कि भाई इतना जनसंख्या हो गया तो एक जनसंख्या के आधार पर विधानसभा लोकसभा का सीट निर्धारण होता है, तो निगम का, नगर पालिका का, नगर पंचायत का, तो संवैधानिक निर्माण होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे शहर में पॉपुलेशन बढ़ गया तो 35 वार्ड से बढ़ के 40 वार्ड बढ़ सकता है। झारखंड में पॉपुलेशन बढ़ गया तो 81 विधानसभा है, इसको 160 करने का प्रस्ताव हो सकता है। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ गया तो लोकसभा में 543 है, 500 तक करने का प्लान चल रहा है। तो जनसंख्या के आधार पर ना
हाँ। ये डिपेंड होता है। तो ये सामाजिक प्रावधान भी उसी से तय होगा। उसके बाद क्या है, सामाजिक अध्ययन। तो इससे जनसंख्या कितनी है पता चलेगा, किस जाति के कितने लोग हैं पता चलेगा, धार्मिक धर्म के कितने लोग हैं पता चलेगा, भाषा का पता चलेगा, कितने लोग प्रवासी हैं। प्रवासी में प्रवासी मतलब जो बाहर चले जाते हैं, अच्छा जॉब भी करते हैं, दूसरे स्थान में हाँ, प्रवास करने वाले। जॉब के कारण। हाँ, तो ये चीजें हैं। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, चुनौती भी है। तो चुनौती क्या होगा, तो भारत मुझे बताया कि जनसंख्या विशाल है, हाँ। विशाल जनसंख्या है, तो डाटा करना तो बड़ा मुश्किल है। संख्या साथ साथ विविधता भी है। सानिया जी हिंदी बोलती हैं, संजू जी भोजपुरी बोलती हैं, प्रिया जी नागपुरी बोलती हैं, हम मगही बोलते हैं। अब जो जनगणना करने आए वो तो एक ही भाषा का रहेगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कहीं पहाड़ है तो कहीं पत्थर है, कहीं गड्ढा है तो कहीं रोड नहीं है, तो कहीं नाली है तो कहीं कुछ भी है। तो चुनौतियां बहुत सारी है, चैलेंज बहुत सारा है, आसान काम नहीं होता है। एक ही घर में 4 लोग हैं तो 4 दिमाग के हैं, चारों का अलग अलग विचार रहता है। हाँ, कोई सनकी होगा, कोई पागल होगा तो कोई गुस्सा होगा। अब वो गए, दरवाजा खटखटा है और वो बधिर है, बोल ही नहीं पा रहा है, तब क्या होगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। और पॉपुलेशन भी समझ ही रही हो, तो 45 करोड़ लोगों को टच करना छोटी बात है नहीं। मतलब कि जो ऐप नॉर्मल होता है उन लोगों को तो गिरा जाता है ना सर। फिर इसमें प्रवासी अपने घर लोग हैं, उनको काउंट करने में प्रॉब्लम होगा। जिनके पास घर है उनको काउंट कहाँ पे? वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम कहाँ रहता है? वो सड़क पे, रेलवे स्टेशन पे, जहाँ तहाँ उसको मिल लेते हैं, रोड पे सोए मिलते हैं कहीं कहीं। वो तो भीख मांगने वाले लोग होंगे सर, उनको तो उनको काउंट नहीं कीजिएगा, वो इंडियन नहीं है। भीख मांगने वाले लोग करेंगे यार। तो ये सवाल प्रॉब्लम में होता है ना कि जो बेघर है, जिनका कोई घर नहीं है, अच्छा मैं समझ गया। उनको काउंट करना मुश्किल हो जाता है। हाँ। जो अप्रवासी हैं, जो बाहर चले जाते हैं कमाने, मजदूर हैं चाहे कुछ हैं, उनको काउंट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये इसमें भी समस्या आएगा। समस्या बहुत समस्या है सर। फिर डेटा की गोपनीयता, ये डेटा जो है भारत सरकार का ही, कहीं लीक ना हो। ऐसा ना हो कि कोई डेटा सीक्रेट पाकिस्तान चला जाए। तो डेटा की गोपनीयता सुरक्षा की एक बड़ी समस्या है, चैलेंज है कि कोई भी डेटा अगर जैसे आपके घर गया और एक सुंदर लड़की है, उसका नंबर, मोबाइल नंबर, सब डाटा ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, तो 2 चीजें हो सकती हैं। उसको कॉल करके कोई परेशान भी कर सकता है, या फ्रॉड भी हो सकता है, या उसके साथ डिजिटल स्कैम भी हो सकता है। तो ये सब भी ना हो, ये भी एक चैलेंज है। अच्छा हाँ सही बात है सर, कि लीक ना हो उन लोगों का तो डाटा लीक ना हो, ये भी एक चैलेंज है। दूसरा है कि अभी के डेट में डिजिटल एजुकेशन लिटरेसी कम है, बहुत कम लोग हैं जो डिजिटल रूप से स्ट्रांग है। मोबाइल चलाना ही डिजिटली टेक्नोलॉजी का पहचान नहीं, तो बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में कमजोर है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद क्या है, ये पॉलिटिकल मैसेज, तो राजनीतिक संदेश भी बहुत सारे इशू आता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा। तो खैर, मिलते हैं अगले क्लास में, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा।